हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, लाइक चार्ज रेपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ चार्ज। वो ये कह रहा है कि कोई भी दो चार्ज बॉडी, वो दो चार्ज बॉडी क्या करती है, एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, और वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब देखो वो कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि लाइक चार्ज रेपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज का मतलब होता है जो दो चार्ज्ड बॉडी हैं अगर वो सेम नेचर की हैं, दो चार्ज्ड बॉडी अगर सेम नेचर की है, जैसे ये दो चार्ज्ड बॉडी है तो इनका नेचर क्या है, सेम है। मान लो ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो दोनों अगर सेम नेचर की बॉडी है तो उन्हीं को लाइक चार्ज बोला जाता है। तो लाइक चार्ज क्या करता है, रैपल करता है। तो ये दोनों सेम नेचर की बॉडी क्या करेंगे, एक दूसरे को रैपल करेंगे। तो ये चार्ज बॉडी इस वाली चार्ज बॉडी पे इधर फोर्स लगाएगी, ये वाली चार्ज बॉडी इस वाली चार्ज बॉडी पे इधर फोर्स लगाएगी, ठीक है। दूसरा, जैसे ये भी मान लो नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी दोनों के पास सेम नेचर है ना, दोनों दोनों जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब ये सेम नेचर की बॉडी है दोनों की दोनों, तो इसे भी लाइक चार्ज बोला जाता है। तो ये भी क्या करेंगे, रेपल करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है। इस सेम चार्ज नहीं, मतलब सेम नेचर का चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये इसे रेपल करेगी, ये भी इसे रेपल करेगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपोजिट नेचर का चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज का मतलब होता है अपोजिट नेचर का चार्ज। अगर दोनों बॉडी, दो बॉडी में अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों बॉडी, दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एफ जितना फोर्स ये इस पे लगाएगी ना, उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगी। अब देखो यहाँ पे इतना तो समझ में आया कि ये वाला जो फोर्स था ये तो रेपल्सिव फोर्स था, ये भी रेपल्सिव था, ये अट्रैक्टिव फोर्स था। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा था। चाहे आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, चाहे आपका रेपल्सिव फोर्स है, क्या हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, तो इस फोर्स को एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। एफ इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। मान लो ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो ये जो इस फॉर्मूले से आप जो है ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, ये हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलने वाला है। कूलम्ब्स लॉ की ही मदद से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं, ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, तो वो कितना फोर्स लगाती हैं, इतना ही फोर्स लगाती है। तो ये फॉर्मूला कैसे करके आया, कैसे ये डिराइव हुआ, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। अब देखो कुछ थोड़ा और यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कूलम्ब्स लॉ इज अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, जब भी हम कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ जो डिफाइंड है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि बॉडी, मान लो अगर बॉडी का कोई भी, जैसे ये चार्ज बॉडी है, ये भी एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब इस चार्ज बॉडी का कुछ ना कुछ साइज होगा, इसका भी कुछ ना कुछ साइज होगा, लेकिन हम उन पॉइंट चार्ज बॉडी, उस चार्ज बॉडी को, सॉरी, उस चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज की ही तरह ट्रीट करेंगे, भले उनका साइज कुछ भी हो, लेकिन हम उन्हें पॉइंट चार्ज की ही तरह ट्रीट करेंगे। अब देखो कब किसी बॉडी को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब कब किस बॉडी को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल। इसका जो साइज है ना, ये वाला जो साइज है, अगर ये वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दियम, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लो ये आर है, तो ये जो आर डिस्टेंस है, इस आर से अगर वेरी स्मॉल है ये वाला साइज, इस चार्ज बॉडी का जो साइज है, वो साइज अगर इस आर से वेरी स्मॉल है, देन वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्ज। देन हम इस चार्ज बॉडी को जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा लिखा है यहाँ पे, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये जो लाइन, ये इन दोनों चार्ज को जो ज्वाइन कर रही है ना, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इसी लाइन की सीधाई में रहेगी। अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, इसी लाइन की सीधाई में रहेगा। लिखा ना, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। दूसरी बात, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक इधर एक इधर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स इस लाइन के अलोंग है, इसी लाइन की सीधाई में होगा। जैसे ये वाला फोर्स भी इसी लाइन की सीधाई में है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, ये जो लाइन जो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है उसी की सीधाई में रहेगा, ठीक है।
अब चलिए हमारा टॉपिक है हमारा कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या है इसे समझते हैं। देखो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एनी टू पॉइंट चार्ज लिखा है, मतलब वो जो दो पॉइंट चार्ज है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए लिखा है एनी टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो उनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, उनमें आपस में जो फोर्स लग रहा होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो देखो मान लो एक चार्ज ये है, ये Q1 चार्ज है, और एक चार्ज ये है, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इनका ये सेंटर टू सेंटर ये हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी, इनमें जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, एफ फोर्स लगाएगी, ये भी इस पे एफ फोर्स लगाएगी। इस एफ फोर्स के लिए ही हमें यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वो ये कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ये तो दो चार्ज है, इनका प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे लिखा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का R, इसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये तो आपका कुलम्स लॉ है। कुलम्स लॉ का डेफिनेशन यही आपको बता रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो कंबाइन करने पे मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर मिल जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इतना आपको पता ही होगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा तो इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस कांस्टेंट को चलो मैंने यहाँ पे K से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब देखो ये जो कांस्टेंट है ना K, ये जो कांस्टेंट है K यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये जो K है, K की जगह में हम क्या पुट करेंगे, इसे पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पुट करेंगे। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना, इस कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है, वो इसके इक्वल होती है। और जब हम इसमें यहां वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। इसका मतलब भी समझाऊंगा ये क्या चीज है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फ्री स्पेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो दो चार्ज जो हमने प्लेस कर रखे हैं, कहां पे प्लेस कर रखे हैं, फ्री स्पेस में प्लेस कर रखे हैं, फ्री स्पेस में प्लेस कर रखे हैं, मतलब हमने वैक्यूम में प्लेस कर रखे हैं। कहां पे प्लेस कर रखे हैं, वैक्यूम में प्लेस कर रखे हैं। ठीक है, वैक्यूम में प्लेस कर रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वैक्यूम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसका मतलब। तो ये K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसे याद रखिए। ठीक है, तो इसे हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट को लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट है इसे कुलम्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुलम्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। या आप इसे भी कह सकते हो कि इसे जो है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे कुलम्स कांस्टेंट भी बोला जाता है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। चलो लिख देता हूं यहां पे कुलम्स कांस्टेंट, या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ओके, तो कोई भी दो चार्ज्ड बॉडी, चाहे वो सेम नेचर की है चाहे अपोजिट नेचर की है, वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगी इतना फोर्स लगाएंगे, यही उसके लिए फॉर्मूला है। बस शर्त ये है कि अगर आपने उन दोनों चार्ज बॉडी को वैक्यूम में प्लेस कर रखा है, फ्री स्पेस में प्लेस कर रखा है, तो अगर वो फ्री स्पेस में सिचुएटेड है तो देन वहां उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे पढ़ा जाता है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब परमिशन ऑफ फ्री स्पेस। देखो अगर हम इन दोनों चार्ज को देखें तो ये r डिस्टेंस क्या है, सेपरेटेड है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस सेपरेटेड है, लेकिन सेपरेटेड होने के बावजूद भी ये एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ये एक दूसरे पे फोर्स लगा पा रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो ये जो आपस में कनेक्टेड हो रखे हैं इस स्पेस के माध्यम से हो रखे हैं,
ये स्पेस ही इन्हें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है आपस में कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये तो आर डिस्टेंस दूर है। आर डिस्टेंस दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने का मतलब ये है कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये स्पेस की ही मदद से आपस में कनेक्टेड हैं। इन्हें कनेक्टेड रहने में कहीं ना कहीं स्पेस ही इन्हें परमिट कर रहा है। इन्हें स्पेस क्या कर रहा है? परमिट कर रहा है। इसीलिए यहां पे आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब परमिशन ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पे ये जो एप्सिलॉन नॉट जो इस फॉर्मूले में आता है ना, इसे यहां पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि यहां पे स्पेस का भी कुछ ना कुछ रोल है। तो ये आपका क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो गोला बना हुआ है ना, ये नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। नॉट का मतलब ये फ्री स्पेस को इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं। इसीलिए इस फॉर्मूले में ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी आता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो वैल्यू होता है, इसे भी कॉपी में लिख लीजिए, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो देखो के ये कांस्टेंट था ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। तो अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करोगे, ये एप्सिलॉन नॉट की ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्यों लिखा है। देखो ये जो के कांस्टेंट है, आप इसका एसआई यूनिट पता कर सकते हो। भाई फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ये चार्ज है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। ये आर है, आर का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका एसआई यूनिट आपको मिल जाएगा, जो कि इतना होता है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका एसआई यूनिट इतना होता है। देखो यहाँ कूलम के ऊपर -2 है, यहाँ कूलम के ऊपर +2 है, यहाँ न्यूटन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ न्यूटन के ऊपर +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ मीटर के ऊपर +2 है, यहाँ -2 है। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखिए। और इसे बोला जाता है ये एप्सिलॉन नॉट को पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहीं ना कहीं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे स्पेस को भी मेंशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो जो दो चार्ज हैं वो आपस में जो कनेक्टेड हैं स्पेस के ही माध्यम से कनेक्टेड हैं। अब देखो इससे आगे है आपका देखो अब है आपका यहाँ पे लिखा है इफ द चार्जेस आर सिचुएटेड इन ए मीडियम अदर देन फ्री स्पेस। देखो बच्चों वो ये कह रहा है कि अदर देन फ्री स्पेस का मतलब अगर हम फ्री स्पेस के सिवाय किसी मीडियम में, किसी मटेरियल में अगर चार्ज को सिचुएटेड कर दें, देन फोर्स बिटवीन देम क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक तो हम दो चार्ज बॉडी थी उन्हें कहाँ सिचुएटेड थे? वो फ्री स्पेस में सिचुएटेड थे, मतलब वैक्यूम में सिचुएटेड थे। ठीक है, हमने वैक्यूम में रखा था, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता था, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे रिपल्सिव है, चलो इन्हें रिपल्सिव ही मान लेते हैं। ठीक है, चाहे अट्रैक्टिव है चाहे रिपल्सिव है, वो जो फोर्स होता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता था फॉर स्पेस के लिए। लेकिन बच्चों ये जो दोनों चार्ज बॉडी हैं, ये जो दोनों की दोनों जो चार्ज बॉडी हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, जो कि R डिस्टेंस दूर हैं। अब अगर हम इन्हें किसी मीडियम में प्लेस्ड कर दें, मतलब देखो यहां मीडियम में प्लेस करने का मतलब ये है, यहां लिखा ना इफ द चार्ज आर सिचुएटेड इन ए मीडियम में प्लेस सिचुएटेड का मतलब ये है कि यहां पे अगर हम कोई मटेरियल भर दें, मान लो इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया, अब ये मैंने यहां कोई मटेरियल ऐड कर दिया है, तो उस वाटर के अंदर ये दोनों के दोनों चार्ज हैं, ये Q1 Q2 चार्ज, तो अभी भी ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे ना, पर क्या अब ये फोर्स इतना ही होगा? भाई वाटर भी यहां पे आ गया, एक न्यू मटेरियल यहां पे क्या हो गया? इंक्लूड हो गया है। पहले तो यहां पे सिर्फ फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस के सिवाय कोई मटेरियल यहां पे था ही नहीं, सिर्फ ये चार्ज था, बाकी इसके सिवाय कोई भी मटेरियल नहीं था। अब यहां पे क्या है? फ्री स्पेस में ये दो चार्ज तो हैं, लेकिन यहां वाटर भी इंक्लूड हो गया है, वाटर भी आ गया है। तो यहां पे हमें एक न्यू मीडियम मिल गया है। ठीक है, ये न्यू मीडियम यहां पे है, उस न्यू मीडियम में हमने इन चार्ज को सिचुएटेड कर रखा है। तो इस केस में हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहां पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला यही होता है, बस ये जो वैल्यू होती है ना इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है बस। तो फॉर्मूला यही होगा 1/4 पाई, बस ये एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन देखो ये तो एप्सिलॉन नॉट था, तो ये जो नॉट होता है ये एक फ्री स्पेस को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे नॉट, ये गोला नहीं बनाना है, बस आपको इसे एप्सिलॉन लिखना है, बस जस्ट इतना ही लिखना है। तो ये जो है ये जैसे ये था, ये क्या था? ये तो एब्सोल्यूट अभी बताऊंगा ये क्या है। ये तो था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था ऑफ फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी ना ये।
लेकिन ये क्या होगा, इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे तो गोला नहीं बना रखा है हमने, तो इसे पढ़ा जाता है, इसे चलो पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। अगर हम दो चार्ज बॉडी को किसी मीडियम में अगर रख देते हैं, यहाँ पे तो फ्री स्पेस पे रखा था तो उसका फॉर्मूला ये था, अगर हम किसी मीडियम में रख देते हैं, वो मीडियम यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है, माइका हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो मीडियम, ठीक है। तो देन उसके लिए जो दो चार्ज में जो फोर्स लगेगा उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो ये जो एप्सिलॉन है ना, फॉर्मूला वही है जो यहाँ पे वही है, बस ये चेंज हो जाता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसे जस्ट एप्सिलॉन पढ़ा जाएगा और इसे लिखा जाता है आपका, ये होता है आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। देखो ये दो चार्ज जो थे यहाँ पे फ्री स्पेस पे सिचुएटेड थे, लेकिन हमने यहाँ वाटर ऐड कर दिया ना, यहाँ वाटर क्या कर दिया, यहाँ वाटर, यहाँ कुछ दूसरा मटेरियल यहाँ भर दिया, तो यहाँ वाटर हमने भर दिया, तो ये वाटर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कुछ हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरवेनिंग मीडियम आ जाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब भी मीडियम की बात हो रही होगी तो इसका मतलब हमने उन दो चार्ज बॉडी को जो है किसी मटेरियल में प्लेस्ड कर रखा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखो इन दोनों से एक नया रिलेशन सामने आएगा, इन दोनों से अभी एक रिलेशन सामने आएगा। ऐसे करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो ये दो फोर्स है ना, चलो मैंने इसे एफ डैश नाम दे दिया, इसे मैंने एफ डैश नाम दे दिया। ये है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन वैक्यूम, और ये है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन मीडियम। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करके देखो हमें कुछ रिलेशन हमारे सामने आएगा, वो क्या आएगा उसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पे लिखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, और इसे हम डिवाइड कर देंगे इससे। ये है आपका F डैश इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, ये 4 पाई भी कट जाएगा, बचेगा क्या, F अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो ये हमें कुछ रिलेशन मिला ना, ये हमें कुछ रिलेशन मिला। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, ओके। ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इन दोनों का जो रेशो होता है ना, उस रेशो को नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या आप ये कह सकते हो कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ वैक्यूम, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ मीडियम, ये जो होता है इन दोनों का रेशो भी क्या होता है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसे भी लिख लेते हैं, F अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे K से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये K क्या है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखो एक और चीज यहां पे बताता हूं, जैसे बहुत सी बुकों में ये यहाँ पे तो मैं इसे K से इंडिकेट कर रहा हूँ ना, K इसका सिंबल मैंने बना रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। बहुत सी बुकों में इस सिंबल को कुछ और तरीके से भी लिखा है। देखो जैसे ऐसे लिखा है, जैसे ये एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो इज इक्वल टू बहुत सी बुकों में K की जगह में ये एप्सिलॉन R भी लिखा हुआ है। तो ये एप्सिलॉन R को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोला जाता है, इसे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोला जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ये अपॉन ये भी होता है, ये अपॉन ये भी होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ये अपॉन ये भी होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन R भी लिखा जाता है। और ये जो एप्सिलॉन R है इसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोला जाता है, इसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोला जाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका सिंबल K भी है और उसका सिंबल ये एप्सिलॉन R भी है। तो ये दोनों के दोनों आप किसी से भी इसे डिनोट कर सकते हो, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, पहले ही बता देता हूं, ठीक है। अब देखो जैसे ये K है ना, तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और K को जो है आप इससे भी डिनोट कर सकते हो। तो आप इसे एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। K इज इक्वल टू ये भी होता है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू ये भी है, K इज इक्वल टू ये भी है, ओके। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला था कि दो चार्ज को अगर हमने किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो ये क्या था 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन था,
यहाँ पे एप्सिलॉन था, अभी देखो बताता हूँ इसके बारे में, अभी Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर था। तो ये जो एप्सिलॉन है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एप, देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है ये, ठीक है। तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन की जगह में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K। समझ में आ रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, देखो के इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो बस इसी वैल्यू को तो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, यहाँ पुट कर दिया। तो कभी भी कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जहाँ पे दो चार्ज्ड बॉडी को जो है किसी मीडियम में प्लेस्ड कर रखा है, तो उस मीडियम का जो है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया रहेगा। तो बस फॉर्मूला तो देखो वही है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, यहाँ पे भी वही तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। बस यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रखा है, मतलब इसे भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है, इसकी वैल्यू मिल जाती है हमें, जिसे हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए तो इन दोनों को डिवाइड किया गया, इन दोनों को डिवाइड करने पे मुझे हमें क्या मिला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, पहला ये देखो, ये दो डेफिनेशन है, कोई सी भी एक डेफिनेशन लर्न कर लेना है। पहली वाली कह रही है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैप्ट इन ए वैक्यूम। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैप्ट इन ए वैक्यूम, ये F हो गया, डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, तो ये F डैश हो गया। यहाँ पे पढ़ा था ना F अपॉन F डैश, ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स था, ये वाला फोर्स था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैप्ट इन अ वैक्यूम। और ये वाला जो F डैश था, ये क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैप्ट इन अ मीडियम था ये, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये होता है। अब इस जब हम F अपॉन F डैश को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो देखो लिखा ना, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नॉट, ये गोला बना हुआ है ना, ये फ्री स्पेस को इंडिकेट करता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन दोनों का रेशियो भी होता है, इन दोनों का रेशियो भी होता है। अब देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो दो चार्ज्ड बॉडी होंगी वो फ्री स्पेस में ही प्लेस्ड होंगी, वो किसी भी मीडियम में प्लेस्ड हो सकती हैं। बस उस मीडियम का जो है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, उस मीडियम का जो है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो 81 होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। मान लो हाइड्रोजन गैस है, मान लो ये दो चार्ज्ड बॉडी हैं, ये Q1 Q2, ये दो चार्ज्ड बॉडी हैं, ठीक है। और हमने इसे किसी मीडियम में यहाँ हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, यहाँ हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो यहाँ पे जो हम मटेरियल है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.00026 होता है। उसी तरीके से ग्लास मटेरियल होता है, हो सकता है ग्लास के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 3 से लेकर के 4 तक होती है, माइका के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 3 से लेकर के 6 तक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ओके। लेकिन फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फॉर्मूला तो यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप कब यूज करोगे, जब आप दो चार्ज बॉडी को हमने किसी मीडियम में अगर रखा हुआ है तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। और जब हमने दो चार्ज बॉडी को किसी फ्री स्पेस पे रखा हुआ है तो हमारा सिंपल फॉर्मूला यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हमने किसी मीडियम में दो चार्ज बॉडी को रख दिया तो बस यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो जाता है, और इन दोनों के मल्टीप्लाइकेशन को ही क्या बोलते हैं, ये एप्सिलॉन बोलते हैं, मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी। देखो कोई मीडियम हमें गिवन है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मीडियम हमें गिवन है, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है वो यूनिटी दे रखा है। यूनिटी का मतलब 1 होता है। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी, हमें इस मीडियम का परमिटिविटी बताना है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताना है। तो सबसे पहले जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो मुझे ये जो इसे बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी निकालनी है ना, इस मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है, तो इसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 दे रखा है, इनटू ये एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। स्टार्टिंग में बताई थी इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी तरीके से बच्चों कोई भी मीडियम दिया हो सकता है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी दी हो सकती है। यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 20 भी। यहाँ पे तो यूनिटी दे रखा था ना, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 पुट किया था। अगर 20 दिया होता तो मैं यहाँ 20 पुट करता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो हमारे पास ये दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं और उनमें चार्ज ऑन ईच स्फीयर इतना है। मतलब ये जो आइडेंटिकल स्फीयर है ये चार्ज्ड बॉडी है, इन्हें हमने किसी मीडियम में प्लेस्ड कर रखा है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है। तो समझ पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे उस मीडियम का नाम तो नहीं दे रखा, मीडियम का नाम नहीं दे रखा, बस उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये दो चार्ज्ड बॉडी हैं, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बताना है। मतलब इन दोनों चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है इन दोनों चार्ज बॉडी में। चलो मैंने इसे Q1 नाम दे दिया, इसे मैंने Q2 नाम दे दिया। ठीक है, तो बच्चों इन्हें हमने कहाँ रखा हुआ है? किसी मीडियम में प्लेस कर रखा है। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ओके, और यहाँ पे का ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज कितना दे रखा? चार्ज ऑन ईच स्पीयर, एक स्पीयर है, एक स्पीयर है, तो इसका जो चार्ज दे रखा 28.3 इंटू 10 की पावर -6 दे रखा है। इसका जो चार्ज दे रखा 28.3 इंटू 10 की पावर -6 दे रखा है, इसका भी है ना। टू आइडेंटिकल स्पीयर है ना, और दोनों में देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों में अगर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपल करेंगे। क्या करेंगे? रेपल करेंगे। इसलिए तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रेपल्सन पूछा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपल करेंगे। तो जितने फोर्स से ये इसको रेपल करेगी उतने ही फोर्स से ये चार्ज बॉडी भी इसको रेपल करेगी। यही फोर्स हमें कैलकुलेट भी करना है। और ये दोनों चार्ज बॉडी हमने कहाँ सिचुएटेड है? ये किसी मीडियम में सिचुएटेड है, किसी मीडियम में सिचुएटेड है। उस मीडियम का नाम नहीं दे रखा, बस उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे? देखो उसका जो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, ये एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये जो एप्सिलॉन होता है, ये K इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे K इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है ना, एक्चुअल में इन दोनों को क्या बोला जाता है भाई? जैसे ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट है ना, तो ये क्या है आपका? ये होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम होता है, वो हमें इन दोनों के मल्टीप्लाइकेशन से मिलता है। जैसे यहाँ पे बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन बताया था, तो एप्सिलॉन की जगह में हमें क्या पुट करना है? एप्सिलॉन नॉट इंटू K पुट करना है। तो वही तो मैंने इस फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर रखा है, पुट कर रखा है। ठीक है, तो अब तो हमें जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना, फोर्स निकल जाएगा आपका। तो फोर्स इज इक्वल टू ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई ये K कितना दे रखा? 7 दे रखा, 7 यहाँ आ जाएगा, इंटू Q1 का वैल्यू कितना है? 28.3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 28.3 इंटू 10 की पावर -6। ये R कितना दे रखा है? R लेकर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। भाई ये दोनों के दोनों जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10/100 मुझे लिखना पड़ेगा। भाई 100 से इसे डिवाइड कर दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो R स्क्वायर है ना, तो यानी कि 10/100
इंटू 10/100। अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे जो फोर्स आता है, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट आपके सामने। इसका जो आंसर आता है 102.97, राउंड ऑफ में इतना ही आएगा। आप इसे 103 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ में। राउंड ऑफ मतलब इतना आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, लेकिन राउंड ऑफ में आप इसे 103 न्यूटन भी लिख सकते हो कि फोर्स इतना न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। हमारे पास ये दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। ठीक है, दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। चार्ज्ड आयन का मतलब चार्ज्ड बॉडी की ही बात हो रही है यहाँ पे। दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं, कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों के दोनों इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं। और उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। ये जो सेपरेटेड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेपरेटेड है, आर का वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब देखो बच्चों, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, इतना आपको पता होगा। तो चलो आर को यहाँ पे आर कितना दे रखा? 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा ना, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 को बस 10⁻10 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीटर में हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों का आपस में जो सेपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास हाँ दूसरा ये क्या कह रहा है, देखो द फोर्स ऑफ रेपल्सन, भाई इन दोनों में रेपल्सन हो रहा है क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसे इधर फोर्स लगा रही होगी, ये इस पे इधर फोर्स लगा रही होगी ना। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी हमें गिवन है। फोर्स हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ये फोर्स भी हमें गिवन है। हमें कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन या फ्रॉम ईच बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। हमें ये बताना है कि इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। अब देखो बच्चों, ऐसा मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग का मतलब क्या है? देखो कभी भी थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं। मान लो किसी भी बॉडी में अगर प्लस, एग्जांपल दे रहा हूं अभी, अगर +3 कूलम का चार्ज है किसी भी बॉडी में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी बॉडी में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आता है ना या रह जाता है, कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि उससे नेगेटिव चार्ज चला गया है। किसी भी बॉडी से जितना नेगेटिव चार्ज चला जाता है ना, निकल जाता है। किसी बॉडी से अगर आप नेगेटिव चार्ज निकालने में लगो तो जितना नेगेटिव चार्ज उससे निकालोगे ना, उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो अगर इस बॉडी में इतना पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इतना ही नेगेटिव चार्ज आपने इस बॉडी से निकाला होगा। इस बॉडी, किसी भी बॉडी से जितना आप नेगेटिव चार्ज निकालते हो ना, उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज रह भी जाता है। इतना तो नॉलेज हो गई। ठीक है, अब हमें यहां पे पूछ रहा है, तो अगर बच्चों यहां इस किसी बॉडी से अगर आपने नेगेटिव चार्ज निकाला है तो इस नेगेटिव चार्ज को, किसी भी नेगेटिव चार्ज को कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा, इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला होगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास नेगेटिव चार्ज रखता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। तो जितना नेगेटिव चार्ज आप निकालते हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी में रह जाता है। तो ये दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं तो जितना भी इनमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां से निकला होगा। अब अगर मुझे पता चल जाए कि कितना नेगेटिव चार्ज यहां से निकला होगा तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता हूं। यहां पे लिखा है ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग। हमें यह बताना है कि इससे कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो वो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे होगा कि हम ये पता करेंगे कि ये जो चार्ज बॉडी है इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, पहले ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 देखो यहाँ पे किसी भी मीडियम की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं दे रखा। हम यहाँ पे फ्री स्पेस में इन दोनों चार्ज को रखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो ये दोनों की दोनों बॉडी जो है इक्वल चार्ज कैरी कर रही है, कैरी इक्वल चार्ज मतलब ये इसमें जो Q1 चार्ज है वो भी Q है, इसमें जो Q2 चार्ज है वो भी Q है। ठीक है, ये है कहने का मतलब। चार्ज हमें निकालना है कि कितना इन बॉडी में चार्ज है। तो सबसे पहले फोर्स कितना दे रहेगा? ये दे रहेगा 3.7 इंटू 10⁻⁹। ये 1/4πε0 की जगह में हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9। इसकी वैल्यू इतनी तो होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, Q1 की जगह में Q लिख दो, Q2 की जगह में Q लिख दो, तो ये हो गया Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R कितना दे रहेगा? 5 इंटू 10⁻10 इंटू 5 इंटू 10⁻10। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अब ये Q² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वो 3.7 इंटू 10⁻9
इंटू 5 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, इस 10 की पावर 9 को भी ऊपर ही भेज देते हैं, ये 10 की पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3.7 इंटू ये 5 5 25, ये डिवाइडेड बाय 9, ये 10 की पावर -10 -10 -9 -9 9 9 18 28 38, ये हो गया 10 की पावर -38 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो ये पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ना, 3.7 इंटू 25/9, और ये जो 10 की पावर -38 है इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19 में लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9, और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 10 की पावर -19 बाहर आ जाएगा। ओके, अब इसका मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कितना इसका वैल्यू आता है। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका Q इज इक्वल टू आ रहा है पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है 3.2, इसकी वैल्यू। ठीक है, 3.2 और ये इंटू 10 की पावर -19 भी यहां पर आएगा कुलम। भाई ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी में इतना चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग, भाई इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, किसी बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज उससे मिसिंग होता है। अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि उससे कुछ नेगेटिव चार्ज मिसिंग हो गया और उसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया है। तो अगर इस वाली बॉडी में बच्चों, इस बॉडी में अगर इतना पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस बॉडी से इतना ही नेगेटिव चार्ज मिसिंग भी होगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज उससे मिसिंग है, ये तो पॉजिटिव चार्ज तो उसमें है उस बॉडी में, लेकिन उस बॉडी से जो मिसिंग होगा वो नेगेटिव चार्ज मिसिंग होगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज इससे मिसिंग हो गया होगा, इतना नेगेटिव चार्ज इससे मिसिंग हो गया, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज जो मिसिंग हुआ है, ये जो मिसिंग हुआ है, इस चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो उसी वही इलेक्ट्रॉन तो इस नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, जिसे हमें हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन लिखा है, आर मिसिंग। तो Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला N इंटू ई होता है। तो Q का वैल्यू तो ये दे रखा है -3.2 इंटू 10 की पावर -19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग है वो हमें निकालना है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। भाई इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रखा है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड कर दो, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये कट जाएगा, ये माइनस से माइनस जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, मिसिंग है। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम। भाई ये दो चार्ज हैं, एक में +3 माइक्रोकुलम का चार्ज है और एक में -3 माइक्रोकुलम का चार्ज है। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कितना दे रखा है, 6 न्यूटन दे रखा है, और ये फोर्स कितना दे रखा है, 6 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर की बॉडी है। प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे हमने इन दोनों को प्लेस कर रखा है। कह रहा है इफ द चार्ज आर म्यूचुअली टच्ड एंड प्लेस्ड अगेन एट द सेम डिस्टेंस, वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों बॉडी को हम टच करा दें, और टच कराने के बाद वापस जो है उतनी ही डिस्टेंस पे रख दें, मान लो ये 8 डिस्टेंस पे थी और इसे दोबारा हमने 8 डिस्टेंस पे रख दिया, तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों में अब नया फोर्स कितना हो जाएगा। देखो बच्चों, जब भी हम दो चार्ज बॉडी को टच कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होने लगता है। तो अगर हम इन दोनों को टच कराएंगे तो यहाँ चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। तो कौन सा वाला चार्ज ट्रांसफर होगा, ये वाला चार्ज ट्रांसफर होगा, ये वाला चार्ज ट्रांसफर होगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जैसे हम इन दोनों को टच कराएंगे तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज था ना, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होने लगेगा। कभी भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, प्रोटॉन कैरी करता है। प्रोटॉन मूव नहीं करता। नेगेटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होगा। तो जब हम इन दोनों को टच कराएंगे, ये दोनों की दोनों चार्ज बॉडी हैं और दोनों अपोजिट नेचर की भी हैं, और दोनों में जो चार्ज है ना, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ये भी 3 है, ये भी 3 है।
दो अपोजिट नेचर की बॉडी जिनका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 3 और 3 है, लेकिन एक का पॉजिटिव नेचर है, एक का नेगेटिव नेचर, ऐसी बॉडी को जब आप टच कराते हो तो दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती हैं, दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है। क्योंकि बच्चों जब हम दो को टच कराएंगे तो जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो ट्रांसफर होने लग जाएगा। देखो ना, इस बॉडी में +3 माइक्रोकुलम का चार्ज था, तो जैसे हम टच कराएंगे नेगेटिव चार्ज इसमें आने लगेगा, ये -3 माइक्रोकुलम का चार्ज इसमें आने लगेगा। तो अब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो इस पे जो अब नेट चार्ज हो जाएगा, ये दोनों अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो इसमें जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। इस बॉडी में नेट चार्ज 0 ही तो होगा, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल अमाउंट में हो जाए तो उसे नेट चार्ज 0 बोला जाता है। इसका मतलब ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, ये न्यूट्रल हो गई ये बॉडी। अब अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो इसमें -3 कूलम का चार्ज था, वो सारा का सारा चार्ज इधर चला गया, तो इस पे नेट चार्ज कितना बचा, 0। इसमें भी, इस बॉडी में भी नेट चार्ज कितना बचा, 0। तो ये बॉडी भी क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी हो गई। तो भाई इसमें इस वाली बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो बैलेंस्ड हो गई। बैलेंस मतलब नेट चार्ज 0, और ये भी बैलेंस्ड है। इसमें तो अब ना पॉजिटिव चार्ज बचा ना नेगेटिव चार्ज बचा, किसी बॉडी में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उसे भी न्यूट्रल ही बोला जाता है। अब ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। दो न्यूट्रल बॉडी को अगर आप r डिस्टेंस दूरी पर रख भी दोगे तो उनमें कोई फोर्स जनरेट नहीं होता, वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते। तो आपको यहां पे आंसर में लिखना है ऑन टचिंग, दोनों को टच करने पे चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्जेस न्यूट्रलाइज। एंड फिर जब हम इन दोनों को टच किया तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गई दोनों को दोनों, और जब इन दोनों को हम उस r डिस्टेंस पर रखेंगे तो इनमें जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों न्यूट्रल बॉडी है ना। अभी ये चार्ज बॉडी थोड़ा ना रह गई, पहले थी ये चार्ज बॉडी, जैसे हमने टच कराई न्यूट्रल हो गई। अब तो ये चार्ज बॉडी है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल बॉडी है, तो इनमें जो ये जो फोर्स लगाएंगे वो 0 फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, ठीक है। अब ये लास्ट वन ये क्वेश्चन है आपका, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस 2 कूलम एंड 6 कूलम, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, ये 2 कूलम है और ये 6 कूलम है। ये रैपल कर रहे हैं ईच अदर विद फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। भाई एक दूसरे को रैपल कर रहे हैं, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है। ये फोर्स कितना दे रखा है, 12 न्यूटन दे रखा है। ये वाला फोर्स भी कितना दे रखा है, 12 न्यूटन दे रखा है, रैपल कर रहे हैं। अब आगे लिखा है इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 कूलम। वो ये कह रहा है कि ये जो चार्ज बॉडी है ना, ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी में पहले 2 कूलम का चार्ज था। अब अगर इसे कुछ एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, मान लो इस वाली चार्ज बॉडी को हमने कुछ एडिशनल चार्ज दे दिया, -4 कूलम का एडिशनल चार्ज से दे दिया, और इस वाली चार्ज बॉडी को भी ये पॉजिटिव है, हाँ, +2 और +6, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और ये जो +6 कूलम था इसे भी हमने कुछ एडिशनल चार्ज दे दिया, -4 कूलम का एडिशनल चार्ज दे दिया, -4 कूलम का। तो अब इसमें नेट चार्ज कितना बचेगा, 2 - 4 -2 कूलम का नेट चार्ज बचेगा, और इसमें 6 - 4 इसमें 2 कूलम का नेट चार्ज बचेगा। देखो पहले ये दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी जो रेपल कर रही थी एक दूसरे को। अब जैसे हमने इसे -4 कूलम का चार्ज दिया, इसे -4 कूलम का चार्ज दिया, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो अब ये दोनों बॉडी क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अब वो फोर्स हमें नहीं पता, अब वही फोर्स हमें, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो बच्चों, इन दोनों चार्ज बॉडी को हमने किसी मीडियम में नहीं प्लेस किया, हमने सिर्फ स्पेस में, फ्री स्पेस में, तो वैक्यूम में रख रखा है हमने इसे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जिक्र नहीं हो रखा है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए इन वैल्यूज को पुट करते हैं। भाई फोर्स कितना दे रखा है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन, तो ये 12 न्यूटन आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चलो इसे अभी एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं इसे, वैसे इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, चलो कोई नहीं। Q1, ये Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और Q2 चार्ज कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो R की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, इसे R स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले में आइए, यहां पे भी हम इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं अभी, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब F तो हमें फाइंड करना है, तो F = ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
को एज इट इज लिख दीजिए। Q1 कितना दे रखा है -2 कूलम, इसमें नेट चार्ज कितना -2 कूलम, तो इनटू -2 इंटू Q2 कितना दे रखा है, ये 2 कूलम दे रखा, तो ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। जैसे मान लो यहाँ डिस्टेंस R है तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, R ही है, ठीक है, तो ये R का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इससे आगे कैसे करें, अब तो हम अटक गए, इससे आगे कैसे सॉल्व करें। जब भी ऐसे कोई इक्वेशन बन जाती है ना, इस प्रकार की कोई इक्वेशन बन जाती है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया करो, डिवाइड करने से आंसर आ जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, जैसे 12 इज इक्वल टू, ये था ना ये वाली, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इसको इससे डिवाइड कर दो बस। तो ये हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -2 इंटू 2 और ये R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो ये 12/F बचा, और ये 6 2 12 आ जाएगा, और ये -4 आ जाएगा। तो ये 12 से 12 कट गया, तो फोर्स कितना आ रहा है, -4 आ रहा है भाई। अब इस -4 का मतलब क्या है, -4 का मतलब ये है कि फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है। हमेशा याद रखना, जब भी आप फोर्स अगर पॉजिटिव आएगा तो फोर्स रिपल्सिव है, फोर्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। इसका अभी समझा दूंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे समझ में आ गया होगा आप लोगों का। -4 का मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मतलब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। तो Q1 अगर पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव इंटू दूसरा भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो फोर्स क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे। तो फोर्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रैपल करेगा, रैपल, ठीक है। अब मान लो एक ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा भाई, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों सेम चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, रैपल करेगा। तो फोर्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रैपल, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, एक मान लो पॉजिटिव है इंटू एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्स कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी भाई। फोर्स अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, फोर्स नेगेटिव ही तो आएगा। तो फोर्स नेगेटिव का मतलब दो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, फोर्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके कंप्लीट।